अब बात करते हैं टॉपर्स के साथ में कि टॉपर्स गाइड करेंगे कि किस तरीके से वो टॉपर बने। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा मनमोहन शर्मा जी को। आरएएस 2018 में सेकंड रैंक होल्डर रहे हैं और वो आपको अब यहाँ पे गाइड करेंगे कि किस तरीके से बेहतर तैयारी की जा सके। नमस्कार दोस्तों, हाउ इज द जोश? ठीक है, हाय। एक बार सब खड़े होके वापस बैठ जाओ। अब आराम से बैठ जाओ। पता चल गया क्यों खड़ा किया है? अब बताओ, हाउ इज द जोश? आ गया ना सर? ऐसा ही असर अपने को अपनी तैयारी में दिखना चाहिए, क्योंकि देखिए अब इस मंच से हालांकि सारी जो चीजें थी वो क्लियर हो चुकी है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। सर ने अपना जो उद्बोधन दिया उसमें सारी चीजें आपको बताई, 10 मेजर पॉइंट बताए कि आपको फोल्डर बनाना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, पेपर्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है, इंटरलिंकिंग करके पढ़ना है। इंटरलिंकिंग का इन द सेंस ये है कि हर सब्जेक्ट को केवल इकोनॉमी के लिए ही नहीं है, इकोनॉमी पॉलिटी को भी अफेक्ट करती है। ठीक है, अब जैसे श्रीलंका की जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। समझ में आई सारी चीजें? तो सारी जो भी सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री जो बैकग्राउंड तैयार करती है उसको पॉलिटी वर्तमान स्वरूप देती है, उसको इकोनॉमी अपने पांवों पर चलाती है। ठीक है, और उसको ज्योग्राफी स्थिर करती है। तो जो भी आप चीजें देखेंगे ना अपने आसपास, जब आपके कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे ना, तब आपको लगेगा कि यार ये जो चीजें है ना यही घूम रही है आपस में। और ये कितनी सी चीजें घूम रही है, आपने 12th पास कर ली, 12th तक की ही चीजें घूम रही है आपस में। और उसके साथ एकमात्र चीज आपको जो अवेयर रखेगी वो है न्यूज़पेपर। 12th तक का जो सिलेबस है वो और न्यूज़पेपर, बस। इसके अलावा आरएएस में कुछ नहीं पूछा जाता, कुछ नहीं पूछा जाता वाकई। इनफैक्ट इन्होंने जो नोट्स बनाया है ना, इसमें भी आप देख लेना, ये जो डीएलपी दे रहे हैं आपको, इनको भी आप कंपेयर करोगे ना तो वो 11th 12th की बुक्स में से ही निकाला हुआ कंटेंट है। अच्छे टॉपर्स के आप नोट्स भी पढ़ोगे ना तो भी आपको दिखेगा कि ये 8th to 12th की जो बुक्स है ना उसमें से ही निकाला गया कंटेंट है। तो क्यों ना अपन, अब जैसे आप में से कई लोग जो है वो अभी क्या है, ग्रेजुएशन में एंटर हो रहे हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो जो ग्रेजुएशन में एंटर हो रहे हैं वो अपनी तैयारी के साथ साथ अपनी जो ग्रेजुएशन की किताबें, ठीक है, जैसे ग्रेजुएशन में मान लो कोई बीए कर रहा है या कोई बीएससी कर रहा है। अब जो बीएससी कर रहे हैं उनके लिए साइंस टेक और मैथमेटिक्स जैसे जो सब्जेक्ट है, रीजनिंग वगैरह, हालांकि प्री में ही है इसका अभी तक रोल, तो ये सब चीजें अभी से ही तैयार करनी चाहिए उनको पूरी तरह। समझ रहे हो मेरी बात? तो ग्रेजुएशन के टाइम से ही आप एनर्जी डालोगे ना, जब जाके जब वैकेंसी आएगी तो आपको एनर्जी कम डालनी पड़ेगी। और उस टाइम पर आप क्या करोगे, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपना जो नॉलेज है जो आपने लिया है उसको प्रेजेंट करने की अवस्था में होगे। और इस एग्जाम की इतनी सी रिक्वायरमेंट है कि आपने जो पढ़ा वो अपने खुद के हैंड से आपने कॉपी में लिख दिया, बस। इतना तो हम लोग 11th 12th में भी करते हैं, इतना तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम में भी करते हैं। क्योंकि देखो प्रॉब्लम कहां पे आती है, प्रॉब्लम अपना जो वे ऑफ थिंकिंग है ना उसमें आती है थोड़ी सी। उसमें क्या आती है, जब अपन ग्रेजुएशन का एग्जाम लिख रहे होते हैं तो अपने को 2000 शब्दों में लिखने पड़ते हैं या 500-500 शब्दों में 10 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। जबकि यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको 15 वर्ड भी लिखने पड़ेंगे, 50 वर्ड भी लिखने पड़ेंगे और 100 वर्ड भी लिखने पड़ेंगे। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मुख्य चीज। जैसे ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है, बीए फर्स्ट ईयर का मान लो एग्जाम होगा, तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया बड़ा, जैसे भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो वहां पर आपको 500 शब्दों में मान लो 10 विशेषताएं है ना, तो एक विशेषता में कितने वर्ड लग गए, 50। तो एक पॉइंट डाला आपने पंथ निरपेक्षता, अब उसमें 50 शब्द आपको लिखने। जबकि यहां पर क्या है, यहां पर आपको मैक्सिमम 100 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। और इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक लाइन में ड्रॉ करना पड़ेगा। पंथ निरपेक्षता लिख के इसके आगे जो संविधान में दी गई है ना पंथ निरपेक्षता की परिभाषा, वो लिख के खत्म। दूसरी जो विशेषता है उसको चलो। तो यही अंतर है ओनली। अंतर इतना सा है कि आपको ग्रेजुएशन में बहुत वाइड स्टडी करके वाइड लिखना पड़ता है, और यहां पर आपको बहुत वाइड और एक तरह से कंसाइज, दोनों प्रकार की स्टडी करके आपको बहुत कंसाइज लिखना पड़ता है। क्योंकि आप देखते हो भाई, इस एग्जाम का सिलेबस इसलिए क्यों बनाया गया है, जब मान लो ब्यूरोक्रेट होते हैं तो उनको क्या होता है, अपने ऊपर वाले ब्यूरोक्रेट या जो सरकार होती है ना, उनको बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहनी पड़ती है या जनता को कहनी पड़ती है।
या जब पॉलिसी बनती है ना, तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए और जो बेनिफिशियरीज है उनके लिए 5 पॉइंट की शर्तें होती है। आप देखा करो जो भी योजना होती है उसमें कि लाभार्थी कौन है, तो लाभार्थी में आप देखोगे कि 5 पॉइंट लिखे होंगे कि ये लाभार्थी है। तो क्या होता है, जब भी अपन सरकार में होता है ना, तो हमें सबसे कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में अच्छा प्रेजेंटेशन देना होता है, और यही इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आप देखते हो कि यहां पर खाली नॉलेज का टेस्ट जो है ना वो नहीं होता। अगर आप में नॉलेज है और उसको प्रेजेंट करने की स्किल आप में है ना, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करते हो। हमारे कई दोस्त हैं जिनके पास बहुत अच्छा नॉलेज भी, हमसे भी डीप नॉलेज है, लेकिन जब वो लिखने बैठते हैं ना, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं लिख पाते। और होता क्या है, जब जैसे मान लो अभी आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको कोई टॉपिक पढ़ाकर क्वेश्चन दे दिया जाए और आपकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं है ना, तो कुछ लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन के आसपास ही भटकते रहेंगे, मतलब आसपास की चीजें लिख देंगे, मेन क्रक्स नहीं लिखेंगे। और जिनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है या जिनको लिखने की हैबिट अच्छी है ना, वो उसके मेन क्रक्स लिख देंगे। तो ऑटोमेटिक आप देख लो, ये पूछ रहे थे सर को कि मार्किंग कैसे होती है, तो मार्किंग इसी पैटर्न पे होती है। आप जनरली जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से टेलीग्राम वगैरह, इन पे कॉपीज मिल जाएगी आपको टॉपर्स की। इनफैक्ट इस इंस्टीट्यूट की शायद वेबसाइट पे भी अपलोड कर रखी है इन्होंने, तो उसमें देखा करो आप, जो भी पॉइंट फॉर्मेट में टू द पॉइंट मेन क्रक्स लिख के आता है ना, उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं ऑटोमेटिक। तो इसलिए मैं ये बताऊंगा आपको कि आप जो भी पढ़े ना, उसको एक तरह से कोशिश ये करो कि आपको वो चीज लिखनी है, ठीक है, वो चीज लिखनी है। तो उसी प्रकार से पढ़ना है अपने को, केवल पढ़ के फैक्ट नहीं देखने। भाई संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1949, ठीक है, ये हो गया एक फैक्ट। अब आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, भारतीय संविधान के लागू होने से आज तक इसने किन किन दशाओं को झेला है, एक तरह से मतलब एक परिपक्व अवस्था में कैसे बनाया ये संविधान। तो आपके लिए ये एक फैक्ट काम में आएगा वहां पे कि 26 जनवरी 1949 को लागू होने से लेकर आज दिनांक तक भारतीय संविधान में ये मुख्य एक तरह से प्रगतिशील बिंदु रहे हैं। तो आपको 5 पॉइंट लिखने, मेन चीजें, जो भी इंसिडेंट रहे या वर्तमान परिप्रेक्ष्य और वो परिप्रेक्ष्य। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि आप जो भी पढ़े उसको प्रेजेंटेशन करने के लिए पढ़े। आपको खाली जो यहां मस्तिष्क के लेकर और हाथ तक आना चाहिए, वो इनफैक्ट हाथ से होते हुए आपकी कॉपी में उतरना चाहिए, तब तो आपका पढ़ा हुआ काम करेगा। क्योंकि ये क्या होता है, ये जो प्रीलिम्स है ना, उस स्टेज में तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से मदद मिल जाएगी। प्रीलिम्स वाली स्टेज में तो क्या है, आप जो पढ़ा हुआ है ना उसमें से सेलेक्ट कर लोगे 4 चीजों में से। लेकिन मेंस में क्या होगा, मेंस में आपको खुद को सोच के लिखना पड़ेगा। मेंस में तो क्वेश्चन आ जाएगा, कॉपी है ब्लैंक, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, और इनफैक्ट कोई भी ऐसा फैक्ट भी नहीं है कोई मददगार आपके लिए। और जबकि जिनकी भी अच्छी रैंक्स आती है या जिनको भी अच्छी सर्विस अलॉट होती है ना, उनको आप देखा करो, उनका हमेशा मेंस में स्कोर अच्छा रहता है। और मेंस में इसी कारण स्कोर अच्छा रहता है क्योंकि वो पढ़ते ही उस तरीके से हैं। दूसरी चीज ये बताऊं, इसके साथ साथ अगर आप खुद के नोट्स बनाते हो ना, सर जो बता रहे थे आपको कि फोल्डर मेंटेन करो, आप खुद के नोट्स बनाओ। कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, ठीक है, जैसे मान लो पंथ निरपेक्षता ही आपने पढ़ लिया, तो इसमें पंथ निरपेक्षता की डेफिनेशन के साथ साथ जो रियल टाइम जो चल रहे हैं ना एग्जाम्पल, या और कोई नए अमेंडमेंट हुए हैं, तो खुद के जब नोट्स बनाओ तो उनको ऐड करते रहो। इससे क्या होगा, आपके पास में है ना पूरा कंटेंट जो है ना वो कंसोलिडेटेड हो जाएगा। और जब कंटेंट कंसोलिडेटेड हो जाता है ना, तो हमें क्या होता है, अलग अलग सोर्सेज से कंटेंट नहीं लेना चाहिए फिर, क्योंकि खुद के कंटेंट पे विश्वास होना चाहिए फिर। इनफैक्ट आप जब 1.5 साल जब तैयारी करते हैं ना, तब आपका नॉलेज का स्तर इस लेवल का हो जाता है कि आप कंटेंट को डिफरेंशिएट करने लगते हो। आप कंटेंट को डिफरेंशिएट करने लगते हो, और जो अच्छा कंटेंट होता है ना उसमें ही आप खुद क्या करने लगते हो, उसमें वैल्यू एडिशन करने लगते हो। हालांकि अभी आप लोगों ने सिलेबस की पढ़ाई की नहीं है, तो मेरी ये चीजें कम समझ में आ रही होगी आपके, लेकिन मैं एक प्रोसेस बता रहा हूं कि यहां से इनिशियल स्टेज से लेके आपको उस प्रोसेस तक पहुंचना है। और उस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए आपके सहायक कौन साबित होंगे, सिर्फ और सिर्फ आप। ये जो आपके सब गुरुजन हैं, वो एक बरसात की बाती है, ये एक बादल की बाती है, जो एक खेत पे पूरी इक्वल बरसात करेंगे। जिस आदमी में जितनी एनर्जी होगी, जितना उत्साह होगा, वो उसी, जैसे आप देखते हो कुछ बीज बहुत ही अच्छे से उग जाते हैं और बड़े वृक्ष बनते हैं, तो जिस आदमी में जितनी ऊर्जा होगी, जितना उत्साह होगा ना, वो उतना ही बड़ा वृक्ष बनेगा, वो कंफर्म सेलेक्ट होगा।
और सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए? आपकी खुद की ऊर्जा और खुद का उत्साह, क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये जो एक तरह से प्रोसेस है पूरी, ये जो जीत है ये आपकी है और इसके लिए पढ़ना आपको ही है। हम लोग तो खाली मददगार साबित होंगे। हम लोग ये है कि टाइम टाइम पे आपको मोटिवेट करते रहें, आपको वो अप्रोच बताते रहें, वो लाइन लेंथ में आपको तैयारी करवाते रहें, जिससे क्या हो आपकी सफलता में हम लोग मददगार बन सके। तो ये आप लोगों पे खुद पे निर्भर करता है कि आप कितने दिन में सफल होंगे और कैसे सफल होंगे। आपकी रैंक क्या आएगी वो ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा, क्योंकि जैसा सर कह रहे थे ना कि आपका नाम के आगे लिख देना चाहिए। लिटरली बता रहा हूं कि मैंने भी जब मैं पढ़ता था ना तो मेरी टेबल के आगे मनमोहन शर्मा ब्रैकेट में SDM लिख देता था, और यही कारण रहा। और इनफैक्ट इस बार का रियल एग्जांपल बताऊं, सर हैं, सर तो जुड़े रहे मेरे साथ, रवि सर, इनफैक्ट हमारे मोटिवेटर भी यही है। तो इस बार जब हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते थे ना तो इस बार बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग RAS तो बनी जाएंगे इस बार, क्योंकि ये पूरा जो एग्जाम होता है ना इसमें अलग अलग रैंक आती है। रैंक के हिसाब से आपको सर्विस अलोकेशन होता है। कुछ लोग RAS बनते हैं, कुछ लोग RPS बनते हैं, कुछ लोग अकाउंट सर्विस में जाते हैं, और कुछ जो अलग अलग जो जितनी भी वैकेंसीज होती है उसके अकॉर्डिंग उनका सर्विस क्लासिफिकेशन होता है। तो जो RAS बनते हैं वो अच्छी रैंक वाले बनते हैं, और इनफैक्ट ये एग्जाम ही RAS के लिए ही दिया जाता है। तो जब आप लोग सिलेक्शन की अवस्था में होंगे तो आपको क्या सोचना है कि हमें हमारी रैंक इंप्रूव चाहिए, हमें हमारा लिस्ट में नाम नहीं चाहिए, रैंक इंप्रूव चाहिए। और जब रैंक आपकी इंप्रूव होती है, ठीक है, जब रैंक आपकी इंप्रूव होती है, सर्विस इंप्रूव होती है, तब आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि आपने एग्जाम किसके लिए दिया है? RAS के लिए। और RAS तभी मिलेगा आपको जब आप टॉप 50 अमंग द 2000 जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं उनमें से टॉप 50 रहेंगे, तो आपको RAS मिलेगा। और उसके लिए कितना आपको खुद को देख लो, आप कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं अब वो बहुत अच्छी स्टेज पे हैं अभी, क्योंकि वो अगर कंटिन्यू 8 घंटे पर डे पढ़ते हैं आज से ही, अभी से ही, क्योंकि अगर आज आपने अगर पढ़ाई नहीं की ना तो आपके 8 घंटे चले गए मान लो। अगर आज से ही 8 घंटे पढ़ते हैं तो वो 3 साल में आराम से सफल हो जाएंगे, क्योंकि उनका आप देखोगे कि पूरा कंप्लीट आउटपुट कितना हो गया पर डे के अकॉर्डिंग। और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, जो वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो उनको इस प्रोसेस में उसके अनुपात में उतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। हालांकि ये चीजें हैं कि जिन्होंने ग्रेजुएशन में अच्छा पढ़ा है, जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स तैयार हो रखे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको अपना प्रेजेंटेशन सुधारना पड़ेगा। और प्रेजेंटेशन कैसे सुधारना पड़ेगा? प्रेजेंटेशन देखो, जो टेस्ट प्रेजेंटेशन के को कहने के पीछे मेरा जो मोटिव है वो ये है कि आपकी लेखन शैली, आपकी लिखने की जो कला है ना, उसको एड्रेस करके मैं प्रेजेंटेशन बोल रहा हूं। और वो कब सुधरेगी? जब आप छोटे छोटे टेस्ट लिखोगे पहले, फिर सब्जेक्ट वाइज या सेगमेंट वाइज टेस्ट लिखोगे, फिर आप फुल लेंथ टेस्ट लिखोगे, और जब एग्जाम आता है उससे पहले आप टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस करोगे, तो आप फाइनल एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हो। दोस्तों मैं इस बार बताऊं कि इस बार ये सेकंड रैंक ऐसे हवा में ही नहीं आई। इस बार मैंने 100 टेस्ट लिखे, 100 टेस्ट लिखे हैं मैंने रिटर्न, और यही कारण है कि लगभग 443 नंबर मेरे रिटर्न में थे। ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा कि आपको खुद की जो मेहनत है ना, वो खुद का आउटपुट आपको खुद ही देगी। और उसके लिए आपको खुद को मेहनत कौन करेगा? इसके लिए मेहनत आप करोगे खुद। ये जो भी इंस्टीट्यूट है वो सब आपका केवल मार्गदर्शन करेंगे, और वो आपको आपकी जो लाइन लेंथ है, जो एग्जाम का जो एक तरह से रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार करते रहेंगे। अब इसमें जो दुगना उत्साह, दुगनी ऊर्जा बनाए रखेगा, उसका सिलेक्शन होना तय है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिसकी हाथों की लकीरों में किस्मत में अच्छा लिखा है वही RAS बनते हैं या वही सफल होते हैं। जिनके हाथ नहीं होते या जिनकी लकीरें घिस जाती है काम कर करके, उनको भी तो सफलता मिलती है। तो अपने को अपनी लकीरें खुद को तैयार करनी है, खुद को लिखनी है अपनी लकीरें। क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है, कि बता बंदे तेरा तरीका कौन सा है। तो इसलिए मित्रों, मेरा तो समय के अभाव में कम ही बोल पाऊंगा मैं। हालांकि ये बता दिया गया है कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि ये जो सफलता है ना, ये जो ट्रैक है ना, ये आपका खुद का है। और इस ट्रैक में
आपके माता पिता आपको कह सकते हैं ओनली, आपके माता पिता आपके लिए खर्चा कर सकते हैं, आपको अच्छी जगह एडमिशन करवा सकते हैं, आपको अच्छी किताबें दे सकते हैं, अच्छे नोट्स दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको खुद को है। और जिस दिन आपके यहां से अंदर से आवाज आ गई ना, उस दिन आप रुकोगे नहीं। हमें पता है कि हम जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में, सर भी थे हमारे साथ, हम जब पढ़ते थे ना, तो रात को 2 बजे किताबों का सिराना लगा के सोते थे लाइब्रेरी की कुर्सियों पे, टेबलों पे, जब जाके यहां आने का मौका मिलता है। और एक चीज बता रहा हूं, ये जो मेहनत है ना, ये संघर्ष है ना, ये आपको 2-3 साल ही करना है। उसके बाद जो उस पार की जिंदगी है ना, वो बहुत ही अलग टाइप की है। लोग आपको बहुत प्यार देते हैं, फिर लोग आपको बहुत सम्मान देते हैं। अभी क्या होगा, अभी आपके जो पड़ोसी है ना, आपके भाई बंद, वो खुद ये सोचेंगे कि यार ये सफल नहीं हो जाए। अगर ये सफल हो गया तो हमारी जो रेस है ना, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, उससे आगे बढ़ जाएगा और हम इनसे फिर कंपीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो रोकने वाले हैं जो लोग, वो आपके आसपास के लोग ही है, क्योंकि आपके जो दूर के मित्र है ना, वो हमेशा ये चाहेंगे कि यार मेरा अच्छा दोस्त होना चाहिए, कोई आरएस मेरा दोस्त होना चाहिए। लेकिन जो अपने घर परिवार के लोग होते हैं, या जो अपने रिश्तेदार होते हैं, अपने कॉम्पिटेंट होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि यार ये कोई अच्छा काम नहीं कर ले। और उस अच्छे काम के लिए आपको इसमें जूझना पड़ेगा, यहां आना पड़ेगा। क्योंकि आप ये मान लो कि आपके माता पिता ने आपको पहचान दी है, ठीक है, मानते हो ना कि आपने माता पिता ने आपको पहचान दी है, लेकिन उससे बड़ा सम्मान क्या होगा आपके लिए कि लोग आपके माता पिता को आपके नाम से जाने कि ये उस आदमी के माता पिता है। जनरली क्या माना जाता है कि ये आप उस व्यक्ति के बेटे हो। तो ये हमारे लिए अपने माता पिता को, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा कि अपने नाम से उनकी पहचान जगजाहिर हो जाए पूरी तरह। उनको लोग सम्मान की दृष्टि से देखें कि यार ऐसे लड़के भी पैदा कर सकते हैं, ऐसी भी संतान होती है इनकी। तो इसलिए मित्रों, ये खुद का संघर्ष है। अभी क्या होगा, हो सकता है आपको थकान हो रही हो, अभी हो सकता है आपको आराम करने का मन कर रहा हो, लेकिन जब थकान और आराम करने का मन कर रहा होता है ना, तब ये समझ लो कि ईश्वर आपकी परीक्षा लेने के लिए अब आपके पीछे पड़ चुका है। हमेशा नींद आपकी आंखों में आएगी, हमेशा आपको आराम करने का मन करेगा। हर 5 मिनट में आप व्हाट्सएप देखोगे, हर 10 मिनट में आप फेसबुक चलाओगे। और अगर 1.5 साल ये कर लिया ना, हर 5-10 मिनट का ये काम, तो सारी जिंदगी आप इन्हीं रोडों पे घूमते रह जाओगे, ये मैं कह दूं। और अगर ये 1.5 साल आपने वनवासवास या अज्ञातवास, एक तरह से कुछ भी काट लिया ना, ये मान लो किताबों के साथ, तो सारी जिंदगी ये सब चीजें आपके पीछे रहेगी। सारी जिंदगी आराम करोगे, सबकी नजरों में रहोगे, सबका प्यार मिलेगा आपको, सबकी तरफ से सम्मान मिलेगा आपको। अब ये देख लो, ये फैसला आप लोगों का है कि आपको क्या करना है। क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आपने जब तैयारी की है ना, तो आपके एक टेस्ट में कम नंबर आए, या हो सकता है कि कभी आप प्री में भी असफल हो जाओ। हमारे साथ हुआ है, मैंने 2 आईएएस के इंटरव्यू दिए, मेरे वहां नहीं हुआ सिलेक्शन। हालांकि मैंने आरपीएससी में, इससे पिछली बार मैं सबऑर्डिनेट सर्विस में था, इससे भी पिछली बार 2013 वाली वैकेंसी में आई वाज सेलेक्टेड एज डीवाईएसपी आरपीएस, बट आई वाज डिस्क्वालीफाइड बाय आरपीएससी ड्यू टू अंडर एज। मैं अंडर एज था, तभी मैंने आरपीएस निकाल दिया था। कैसे? उसी पढ़ाई से, जो मैंने आपको संघर्ष की दास्तान सुनाई कि हम 2 बजे तक लाइब्रेरी की जो टेबल होती थी बड़ी, उस पर ही सिराने किताबें लगा के सोते थे। तभी मिलती है सफलता मित्रों, क्योंकि सफलता औचक नहीं आ जाती आपके पास, उसको लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। फर्स्ट यू डिजर्व देन यू डिजायर। अगर आप इच्छा रखते हैं कि आप सफल हो, तो फिर आपको उसी स्तर का मेहनत करनी पड़ेगी, उसी स्तर का काम करना पड़ेगा, तब तो आपको मिलेगा। और जब अपने को असफलता मिलती है ना, या अपन छोटे छोटे गोल्स में असफल होते हैं ना, तो इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कभी भी। ये समझिए कि आपके छोटे छोटे गोल्स की असफलता है ना, ये आपको किसी बड़ा सोच रखा है ईश्वर ने आपके लिए, बहुत बड़ा सोच रखा है। जो असफलता होती है वो आपकी सफलता की छोटी छोटी सीढ़ियां होती है। अब मैं ईश्वर का शुक्रगुजार इसलिए हूं कि मुझे 1-2 बार असफलता मिली। इसका कारण और इसका परिणाम देख लीजिए आप। कारण तो ये रहा कि मेरी तैयारी में कुछ कमियां रही होगी, और इसका परिणाम यह है कि आज जब हम, जैसे सर आए, तो हम किसी बड़े आदमी से मिलते हैं ना, तो उससे प्रणाम करते हैं झुक के, विनम्रता रखते हैं, अपने स्वभाव में विनम्रता रखते हैं, क्योंकि हमने वो असफलता देखी है, हमने झेला है लोगों की टिप्पणियां सही है हमने। तो इसलिए हर आदमी का आत्मसम्मान होता है, स्वाभिमान होता है। तो हम असफल हुए तो हम आप लोगों के आत्मसम्मान की इज्जत करना सीखें, हर आदमी के स्वाभिमान की इज्जत करना सीखते हैं हम लोग। तो इस असफलता से जो सीखने वाली चीज है वो क्या है कि आपको हमेशा लोगों के सेल्फ रेस्पेक्ट का सम्मान करना ही मान लो।
और ये चीजें आप सफल होके आरएएस बन के जब फील्ड में जाओगे ना, तब आपको बहुत काम करेगी। क्योंकि आप देखते हो कि कभी कभी आप देखा करो कि लिस्ट में जो भी टॉप रैंकर्स होते हैं ना, वो फील्ड में जाके अक्सर फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफलता मिल जाती है, और उनकी वास्तविक अग्नि परीक्षा तो उस पब्लिक के सामने होती है जहां पर उनको वास्तव का काम करना है। ये तो एग्जाम पास किया था हमने, काम तो क्या था? काम तो क्या था कि हमें सरकार की जो पॉलिसीज है, सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो नीतियां, वो लोगों को डिलीवर करना था। तो इसलिए मित्रों, जब असफल होते हैं ना हम, तो ये मानिए कि हम जब वो काम करने जाएंगे पब्लिक के सामने, तो उस एफर्ट में हमारी ये छोटी छोटी सफलताएं हैं। क्योंकि आपको एक कोट सुनाता हूं कि गिरते हैं सिंह सवार मैदाने जंग में, वो तिफल क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। समझ रहे हो मेरी बात? भाई, जिन्होंने प्रयास ही नहीं किया, जिन्होंने मेहनत ही नहीं की, वो क्या खाक असफल होंगे? असफलता किसको मिलेगी? जो मेहनत करेगा। और असफलता के बाद ही तो सफलता मिलेगी। हो सकता है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी अच्छी मेहनत की है, कुछ कमियां नहीं छोड़ी, तो आप सेलेक्ट हो जाओ, और इससे बड़ा सौभाग्य आपके लिए होगा भी नहीं, आपके गार्जियन के लिए, आपके इंस्टीट्यूट के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन मान लो कुछ कमियां रह गई, या उस 2000 लोगों की लड़ाई में वो 1999 लोग आपसे ज्यादा मेहनत करके आपको कंपीट करने की क्षमता में थे, आप असफल हो गए, तो भी क्या होगा? उस असफलता को आपको क्या करना पड़ेगा? एक एनर्जी और मोटिवेशन के रूप में लेना पड़ेगा। तभी अगर आप उससे टूट जाओगे, तो फिर आपकी जो इतनी मेहनत की हुई है ना, वो किसी काम नहीं आएगी। तो इसलिए मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि हमेशा अपनी जो छोटी छोटी चीजें हैं, उनसे अपने को बड़ा सोचना है। इनफैक्ट पढ़ाई में भी आपको क्या करना है? छोटे छोटे टारगेट बनाने। जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, जो भी नोट्स दिए जाते हैं, उनका छोटा छोटा टारगेट बना के, जो वीकली टेस्ट होते हैं, क्योंकि एग्जाम जो है ना, उसको पास करने में आपके वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट जो होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये आपके अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप प्रोसेस में रहोगे ना एग्जाम के में, तब आपको बहुत समझ में आएगा। क्योंकि जो लिख देता है ना पूरा, वही सफल होता है, उसकी ही कॉपी में सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं। केवल कथा गाने से या ज्ञान झाड़ने से मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, तो आपके समझ में आई कि आपको पढ़ना भी है, उसके साथ साथ रिटर्न प्रैक्टिस भी करनी है। अब पढ़ना क्या है उसकी बात कर लूं, तो पढ़ने के लिए पहले जो एनसीईआरटी है, राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं, उनसे आपको तैयारी करनी है। लेकिन हालांकि मैं इनको देख रहा था, तो इसमें एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की किताबें, उन सबका सार करके डाला हुआ है, और किसी अच्छी टीम के द्वारा ये बनाए हुए हैं, तो ये आपको काफी मदद करेंगे। इनफैक्ट मैं तो आपको कहूं कि जो आपको टीचर पढ़ाए, और उसके साथ साथ जो आपके नोट्स हो, अगर उनको भी आप तैयार कर लोगे ना, तो भी आपका मोटा मोटा सिलेबस हो जाएगा। और उसके साथ साथ क्या करना, आपको लगातार न्यूज़पेपर और कुछ जो करंट की जो क्रोनोलॉजी जैसी मैगजीन्स आती है, उनके साथ आपको खुद के जो नोट्स है, ये उनको वैल्यू एडिशन करते रहना है। ठीक है, जैसे मान लो बजट सर्वे आया इकोनॉमी का। अब बजट सर्वे आया है, तो जो पिछली साल के आपके जो राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं, ठीक है, उनकी जगह आपको नए जो बजट सर्वे के आंकड़े हैं, वो मेंशन कर लेने हैं। हालांकि इसके लिए तो इकोनॉमी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसके लिए मेरी खुद की लिखी हुई किताब आती है। और मैं आपको एक अनुभव बताता हूं कि इस बार जब तैयारी कर रहे थे हम, उससे पहले ही मैंने ये किताब लिखी थी। मतलब तैयारी के दौरान मैंने खुद भी इस किताब को पढ़ा, और इनफैक्ट फर्स्ट रैंकर से लेकर जितने भी थे हमारे साथ, लगभग 950 लोगों में से 700 जो सिलेक्टेड लोग हैं, उन सब ने किताब पढ़ी हुई थी। तो इसलिए बहुत अच्छा कंटेंट डाला हुआ है। मैंने खुद ने कोशिश करके 11 किताबें पढ़ के उस किताब को तैयार किया है, तो वो भी आपकी काफी मददगार साबित होगी। और ये जो आपका कंटेंट है, ये टू द पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, तो ये आपके काफी मददगार साबित होगा। उसके अलावा देखो, कुछ रेफरेंस बुक्स जो है, जैसे कभी कभी अपने को पढ़नी भी पड़ती है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, ठीक है, या मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग में पूरी अप्रोच डेवलप होती है। जैसे स्पेक्ट्रम जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें क्या है, पूरी स्टोरी टाइप दे रखी है। 1857 से लेके अंग्रेजों के आगमन से लेके पूरी स्टोरी टाइप दे रखी है मॉडर्न हिस्ट्री की। तो कुछ कुछ रेफरेंस बुक भी आपको पढ़नी पड़ेगी। वो रेफरेंस बुक सब आपको टीचर टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। अभी आप मान लो फर्स्ट में ही आपकी एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड की किताबें हुई नहीं, उससे पहले ही आप रेफरेंस बुक लाके उसको पढ़ने का प्रयास करोगे, तो आपको कम समझ में आएगी और आप डिमोटिवेट होगे।
तो जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाए वैसे वैसे आपको क्या करना है, अपना जो कंटेंट है उसका लेवल भी अपग्रेड करना है। समझ गए? फिर जैसे सर ने बताया था कि एक तो इंटरलिंकिंग रखना आपकी सारी चीजों को, और एक अवेयर रहना है। अवेयर रहने का मतलब यह है कि जब भी आप घर से भी निकले, घर से निकले आपको रोड दिखी, रोड पे जो व्हाइट पट्टियां बिछी हुई है ना, उसके बारे में भी आपको अवेयर होना चाहिए कि इस पट्टी का क्या मतलब है, इस पट्टी का क्या मतलब है। क्योंकि अब क्या है, क्वेश्चन जनरल नॉलेज बेस आते हैं, जनरल नॉलेज बेस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप अगर यहां बैठे हैं तो यहां मान लो कि यहाँ टेम्परेचर कितना है, यहाँ मॉइस्चर लेवल कितना होगा, कितने लोग आराम से बैठ सकते हैं, कितने नहीं, इतनी क्यूरियोसिटी इस लेवल की होनी चाहिए आप में। मान लो ये एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, तो ये एलईडी स्क्रीन कैसे चलती है, साइंस के किस जो रूल है उस पर बेस है, ठीक है। तो इस लेवल की अवेयरनेस होनी चाहिए आप में कि आपकी क्यूरियोसिटी खुद की खुद में हो। तो जितनी क्यूरियोसिटी होगी ना उतनी आप चीजों को इंटरलिंक कर पाएंगे और उतना आप अवेयर रह पाएंगे। और ये सारी क्यूरियोसिटी, ये अवेयरनेस है ना, इनफैक्ट आपको इंटरव्यू में भी बहुत मदद करती है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तब आपको जनरल सवाल पूछ लिया जाएगा तो आप उसके साइंटिफिक अप्रोच और कॉन्सेप्ट बताओगे ना, तो वो बोर्ड बहुत इंप्रेस होगा। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। अब ये सब चीजें हो चुकी है, तो अब लास्ट में मैं आपको यही इतना सा ही कहना चाहूंगा, क्योंकि समय का अभाव है और आप लोग भी काफी टाइम से बैठे हुए हो, कि एक बार क्या है, लास्ट बार है ना, खुद से पूछ लेना कि मुझे आरएएस बनना है तो क्यों बनना है। अगर खुद के अंतर मन से आपको आवाज आती है और आप बनना चाहते हो ना, तो ही आप इस एग्जाम की तैयारी करना। अदरवाइज इस एग्जाम में बहुत पड़ाव है मित्रों, और इन पड़ावों में डिमोटिवेट आप हो सकते हो। अगर खुद का मोटिवेशन आपके पास है ना, खुद की जो ऊर्जा है ना, खुद का जो साहस है ना, वही क्या करेगा, आपको मोटिवेट रखेगा। तो इससे पहले सारी चीजों को सोचने से पहले एक बार खुद का रास्ता क्लियर कर लेना कि हाँ मुझे करना है, करना है, करना है। फिर आप देख लेना, दुनिया की कोई विपत्ति आपको नहीं रोकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, यस। एनसीईआरटी तो आपने आज आए हो ना आप यहाँ पे, तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो जाके, ठीक है। आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। और इनफैक्ट आप कोशिश ये करो कि महीने 2 महीने में आपकी एनसीईआरटी पूरी हो जाए और उसके आप हैंडमेड नोट्स बनाओ खुद। या फिर जैसे एनसीईआरटी आप पढ़ते हो ना, तो जैसे ये पूरी वो है बुक है, तो इसके साइड में जो बचते हैं ना स्पेस, उसमें आप कीवर्ड नोट किया करो। जो भी पूरे पैराग्राफ में 2 या 3 कीवर्ड जो आए हैं ना, किसी की डेफिनेशन बताई है या किसी की विशेषता बताई है या कुछ नया शब्द आया, तो उनके कीवर्ड नोट किया करो। ताकि क्या होगा, जब आप दोबारा पढ़ोगे ना, तो वो आपके दिमाग में वो कीवर्ड रहेंगे। और जब तीसरी बार पढ़ोगे ना, तो उन कीवर्ड्स के साथ क्या करोगे, आप अपना जो लिखने का कला है ना, एक तरह से वो आपकी डेवलप होने लगेगी धीरे धीरे। तो आपको अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर देनी है एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की किताबें। देखो एनसीईआरटी जो है वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है आपके पास। और इनफैक्ट अभी मैं इनको देख रहा था, इनके पास इंग्लिश मीडियम का जो कंटेंट है ना, राजस्थान बोर्ड की जो किताबें है ना, उनसे ही तैयार किया हुआ है इंग्लिश मीडियम का कंटेंट। तो आपको जो कंटेंट मिलता है ना, उस पर रिलाई करो एक बार। क्योंकि ये कोई भी आपको कंटेंट दे रहे हैं, कोई अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो वो कोई नहीं चाहेगा कि आप असफल हो, क्योंकि वो सब ये चाहेंगे कि आप सफल होके उनकी पूंजी बनो आप। तो इसके लिए यहाँ पर अलग टीम, एक और पैरेलल बैकअप टीम तैयार काम करती है। उसमें हम लोग भी आते हैं, हमें भी ये कंटेंट दिखाया जाता है कभी कभी कि किस लेवल का कंटेंट है। तो कुछ अमेंडमेंट होते हैं, कुछ संशोधन होते हैं, कुछ हमें भी सजेस्ट करना होता है, तो हम सजेस्ट करते हैं। क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि जो मेहनती विद्यार्थी है उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे अच्छा कंटेंट मिले। और कोई क्वेश्चन? करंट को देखो, एक तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है। प्लस उसके साथ साथ क्या होगा, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, जैसे मान लो राष्ट्रीय आय आपने पढ़ी या बजट आपने पढ़ा, ठीक है। अब बजट में आप पढ़ोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट। तो ये सब जो चीजें पढ़ोगे ना, तो उसकी परिभाषा के साथ साथ आपको रोज के अखबार में देखने को मिलेगी। आपको देखने को मिलेगी कि महंगाई का स्तर क्या है, इन्फ्लेशन लेवल क्या है। आपको देखने को मिलेगा कि डॉलर अभी रुपए की वैल्यू क्या है डॉलर के अगेंस्ट। तो वो जो सारी चीजें हैं वो न्यूज़पेपर से अपडेट होगी आपकी, और जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपके इस कंटेंट से होगा। तो न्यूज़पेपर आपको क्या करेगा, रियल टाइम अपडेशन देगा, रोज अपडेट करेगा आपको। और जितना उसको लिंक करके देखोगे ना, उतना आपके कॉन्सेप्ट और दुगने क्लियर होते जाएंगे।
उतना ऑटोमेटिक आपका अगर ग्रुप डिस्कशन होता है ना, तो आप अपने मित्रों को बताते रहोगे कि देखना कल अगले महीने में देखना इस जो पर्टिकुलर इकोनॉमी की स्थिति है, या मान लो शेयर मार्केट है, उसकी अगले महीने में ये स्थिति होने वाली है। तो ये ऑटोमेटिक अजम्पशंस स्टार्ट हो जाते हैं। वो कब होते हैं? आपकी अवेयरनेस से स्टार्ट होते हैं। एनी क्वेश्चन? देखो कोई भी चीज होती है ना, तो अगर क्या आप इस मत से सहमत है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने का मतलब होता है कि वो विश्लेषण चाहता है एग्जामिनर। वहां पर एग्जामिनर ये नहीं चाहता है कि आप पूरी तरह सहमत हो तो सहमति के पक्ष में ही आप टिप्पणी कर दें। एग्जामिनर ये चाहता है कि आप सहमत या असहमत है, आप उसका पूरा ब्यौरा दीजिए और आपके खुद के तथ्य दीजिए कि आप क्यों असहमत है या क्यों सहमत है। ठीक है, तो उसकी पूरी विशेषताओं के साथ आपको नीचे आपका लास्ट पैरा जो बताना है, आपके फैक्ट के साथ बताना है कि हाँ मैं इस चीज से सहमत हूं क्योंकि इसमें ये चीजें। ओके, यस। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये मैं भी बताना चाह रहा था लेकिन मैंने नोट भी किया था, मैं भूल गया। प्री और मेंस वाला जो बात है, देखो प्री में अभी क्या होगा, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ऐसे कुछ सब्जेक्ट है। हालांकि इनका वेटेज मेंस में भी है, लेकिन मेंस में जो फर्स्ट पेपर की थर्ड यूनिट है और जो एथिक्स का पार्ट है, और इनफैक्ट थर्ड पेपर की भी थर्ड यूनिट, ये कुछ अलग से ऐड हो रखे हैं। तो जब आप प्री की तैयारी करें तो इसके जो टॉपिक्स है मेंस में भी आपके, तो उन टॉपिक्स को ऐसे तैयार करें आपकी वो आपको लिखना आना चाहिए पूरी तरह, वो आपको प्रेजेंट करने आने चाहिए। दूसरी बात, अभी से ही कोशिश ये करना कि आपको तैयारी मेंस अप्रोच में करनी है, प्री की अप्रोच में नहीं करनी। क्योंकि प्री की अप्रोच में क्या करोगे, आप खाली क्वेश्चन को फैक्ट बेस्ड पढ़ोगे, तथ्यों को, या जो कंटेंट है ना उसको फैक्ट बेस्ड पढ़ोगे। और दोस्तों आप पिछली साल का पेपर उठा के देख लेना, अगर आपको मेंस की अप्रोच का नॉलेज है, मेंस के लेवल का नॉलेज है, तो ही आप उन प्री के क्वेश्चन कर पाते हैं। क्योंकि जो भी टॉपिक उठाया जाता है ना वहां पे, उसके बारे में 4 स्टेटमेंट देते हुए वो पूरा 360 डिग्री एनालिसिस करवा लेता है एग्जामिनर उसमें। और अगर आपको मेंस के लेवल का नॉलेज है तो आप आराम से उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। तो जो भी आपका ये बेसिक जो सब्जेक्ट है, जो प्री में कंटेंट है आपका, उसको आपको पढ़ना मेंस की अप्रोच से ही है पूरा, तभी आप उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको कर पाओगे, और तभी आप इनफैक्ट जो कम समय में उसको वापस रिवाइज कर पाओगे मेंस के लिए। क्योंकि अगर आप उसको पढ़ोगे, मेंस के लिए तैयार रखोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से जो सब्जेक्ट है उनको अलग से उठा के वापस रिवाइज करना पड़ेगा, जो भी छोटे छोटे सेगमेंट है उनको। तो इससे क्या होगा, आपको टाइम भी कम लगेगा और इनफैक्ट आपका आउटपुट भी अच्छा आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।